शिखरपुर नामक एक गांव में भूषण अपनी बीवी फाल्गुनी और दो छोटे बेटे बेटी राधा और राजू के साथ रहा करता था। भूषण अपने खेत में सब्जियां उगाता था और उन्हें बाजार में जाकर बेचा करता था। सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा हरे भरे सब्जी। सब्जी ले लो, सब्जी। अरे भाई साहब, मुझे 2 किलो भिंडी और टमाटर दे दो। अरे भूषण भाई, तुम्हारे खेत की सब्जियां पूरे बाजार में सबसे फ्रेश और स्वादिष्ट होती हैं। मुझे 3 किलो प्याज और 2 बड़ी जोड़ी मेथी देना, और साथ ही 20 रुपए का थोड़ा पुदीना भी डाल देना। जी, शुक्रिया। मैं अभी आपकी सब्जियां पैक कर देता हूँ। भूषण अपने खेत में सब्जियों को बहुत ही प्यार और स्नेह से उगाता। गर्मी का मौसम आ चुका था। तपती धूप में भूषण सब्जियां बेचता। उसकी बीवी उसे रोज जाते समय ठंडा ठंडा नींबू पानी बना कर देती। जल्दी करो फाल्गुनी, मुझे देरी हो रही है बाबा। ये लीजिए, वो पड़ोस वाली लतिका जी है ना, उनके यहाँ फ्रिज से बर्फ लेने गई थी। वो इतनी अमीर है, लेकिन उनमें रत्ती भर का घमंड नहीं है। उनके घर गई तभी ऐसे लगा जैसे रेगिस्तान से हिमाचल की पहाड़ियों में चली गई। क्योंकि उनके घर में तो हर तरफ एसी लगी हुई थी। काश हमारे पास भी एसी होता। दिन में सपने मत देखो। और जल्दी से ये नींबू पानी का गिलास मुझे पकड़ा दो, ताकि मैं इसे पीकर सब्जी बेचने के लिए निकलूं। एक तो पहले ही सूरज सर पर चढ़ चुका है और आज बहुत लेट भी हो गया है। भूषण ठंडा ठंडा नींबू पानी पीता है और वो सब्जी बेचने निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो घर के बाहर कदम रखता है, अचानक से जमीन में क्रैक्स होने लगते हैं और एक खतरनाक भूकंप आ जाता है जो पूरा गांव तबाह करके रख देता है। आधा गांव उस भयानक भूकंप में खत्म हो जाता है। भूषण, फाल्गुनी और राधा, राजू चारों सही सलामत बच जाते हैं। लेकिन उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अब वो सड़क पर आ चुके थे। भीषण गर्मी में वो चारों यहाँ से वहां नंगे पांव भटकते फिरते हैं। माँ, पापा, मेरे पाँव बहुत जल रहे हैं। और मेरे भी माँ पापा। राधा बिटिया, तू मेरे पास आ। राजू बेटा आओ। भूषण राधा को अपनी गोदी में उठाकर चलता है और फाल्गुनी राजू को अपनी गोदी में उठाकर चलती है। दोनों मियाँ बीवी के पैरों पर मानो अंगारों जैसे चटके लगते हैं। उनके आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन वो दोनों अपने बच्चों के लिए उफ तक नहीं करते। वो सभी एक नदी किनारे रुककर पानी पीते हैं और एक पेड़ की छांव में झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगते हैं। एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। मेरी खेती, मेरा घर, सब कुछ। अब हम कैसे जिएंगे इस जान लेने वाली भयंकर गर्मी में, हमारे बच्चे। जी, आप इस तरह हिम्मत हारेंगे तो कैसे चलेगा भला। हम दोनों अपने बच्चों के लिए मेहनत करेंगे, उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। फाल्गुनी और भूषण दोनों ही एक अमीर आदमी के यहाँ नौकरों वाला काम ढूंढ लेते हैं और वहीं पर काम करने लगते हैं। उस अमीर आदमी का नाम धनराज होता है और वो अपनी बीवी सागरिका और छोटी बेटी टीना के साथ रहता था। उनके घर में हर एक कमरे में एसी लगा हुआ था। एक दिन जब राजू और राधा दोनों ही अपने माँ पापा संग काम पर आते हैं, तभी वो टीना के कमरे में बाहर चुपके से देखते हैं। टीना, ये लो बेटा, आइसक्रीम, कपकेक और कोल्ड ड्रिंक्स। आराम से बैठकर पियो और अपना फेवरेट कार्टून देखो। इसके बाद स्टडी करना है आपको, ओके बेटा? हाँ मम्मा, मैं एक बार में समझ जाती हूँ। आप बार बार मत बोला करो। मुझे एक ही चीज, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। ठीक है बाबा, जरा कुछ बोलो नहीं कि बस हिटलर बन जाती है। अच्छा, मैं एसी ऑन करके जा रही हूँ। जब ज्यादा ठंडा लगे तब एसी ऑफ कर देना, ओके? ओके। सागरिका टीना के कमरे के एसी ऑन करके चली जाती है और उस कमरे से ठंडी ठंडी हवा बाहर भी आ रही थी, जिसका आनंद राधा और राजू चुपके से उठा रहे थे। वाह यार राजू, है ये टीना कितनी भाग्यवान है ना, इसके कमरे में तो एसी है। हाँ हाँ राधा, काश हम भी एसी में ही रह पाते। तभी टीना उन दोनों को देख लेती है और वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। तुम दोनों गरीब फटीचर लोग यहाँ पर मेरे कमरे के बाहर खड़े रहकर फ्री फंड में एसी की हवा खा रहे हो। बेवकूफ, बेशर्मो, हाँ निकल जाओ यहाँ से। टीना उन दोनों को धक्का मार कर गिरा देती है। तभी वहां पर धनराज, सागरिका, भूषण और फाल्गुनी आ जाते हैं।
राधा, राधा बिटिया, राजू बेटा, तुम दोनों ठीक तो हो ना? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? नहीं पापा, हम ठीक हैं। पक्का ना बच्चों? हाँ माँ, पक्का। मम्मा, पापा, ये दोनों गरीब मेरे रूम के बाहर खड़े होकर एसी की हवा खा रहे थे। सागरिका और धनराज गुस्सा हो जाते हैं और फाल्गुनी और भूषण को खूब सुनाते हैं। अरे तमीज वगैरह कुछ सिखाया है कि नहीं तुम दोनों ने अपने बच्चों को? हमने गलती कर दी जो तुम्हारे गंदे घटिया बच्चों को हमारे साफ और सुंदर से घर में आने दिया। इनसे कहो कि अभी के अभी यहाँ से रफा दफा हो जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मालकिन, मैंने कहा ना, निकालो इस कचरे को मेरे शीश महल से बाहर, वरना मैं तुम दोनों को काम से हटा दूंगी और किसी और को रख लूंगी। समझ गए तुम दोनों? मजबूर और लाचार फाल्गुनी और भूषण राधा और राजू को झोपड़ी वापस जाने कहते हैं और वो दोनों भी बिना कुछ कहे चुपचाप चले भी जाते हैं। कुछ दिनों बाद थोड़े बहुत पैसे आने के बाद वो लोग एक छोटे से किराए के मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। तभी माँ पापा, हम अब एक घर में रहने तो आ गए, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक पंखा ही है। क्या हम अपने घर में एक एसी लगा लें? हाँ माँ पापा, हमें भी टीना की तरह एसी के कमरे में रहना है और ठंडी ठंडी हवा खाते हुए सोना है। हाय, कितना सुंदर लगेगा फिर तो। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, लेकिन मैं तुम्हारी ये मांग पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि हम इतने पैसे नहीं कमाते जो हम एसी खरीद सकें। माफ करना बच्चों, माफ करना। रूठो मत, मेरे पास एक उपाय है जिससे एसी की जैसी हवा लगेगी, लेकिन ये वाली एसी थोड़ी देसी और अतरंगी है। फाल्गुनी गीले रजाइयों को खिड़कियों पर टांगती है जिससे घर ठंडा हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों बच्चों का मुंह उतरा हुआ ही रहता है। फाल्गुनी और भूषण भी बहुत दुखी होते हैं। एक दिन भरी दोपहर में जब सागरिका बंगले के गार्डन एरिया में पौधों को पानी दे रही होती है, तभी दो गुंडे आकर उसे एक वैन में किडनैप करके चले जाते हैं। मालकिन! फाल्गुनी, चलो जल्दी, हम साइकिल पर सवार होकर उनका पीछा करेंगे। तुम साइकिल के पीछे बैठकर पुलिस को फोन लगाओ, तब तक जल्दी जल्दी। भूषण और फाल्गुनी दोनों साइकिल पर सवार होकर उन गुंडों की वैन का पीछा करते हैं और आखिरकार उन्हें रोक ही देते हैं। फाल्गुनी सागरिका को गुंडे से अलग करती है और भूषण उन गुंडों को खूब पीटता है। उतने में वहां पर पुलिस आ जाती है और उन दोनों बदमाश गुंडों को गिरफ्तार कर लेते हैं। बाद में जब धनराज और टीना को ये बात पता चलती है, तब उन्हें भी अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी महसूस होती है। धन्यवाद भूषण, फाल्गुनी, मैंने तुम दोनों के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन तुम दोनों ने फिर भी मेरी जान बचाई, अपनी जान जोखिम में डालकर। थैंक यू अंकल आंटी, मेरी मम्मी की जान बचाने के लिए। मेरी तरफ से आपको और राधा राजू को भी सॉरी। ये लो भूषण, मना मत करना, इन पैसों को हमारी तरफ से प्यार भरा नजराना समझना। हमें अपनी गलती का पश्चाताप हो चुका है। वो तीनों भूषण और फाल्गुनी से माफी मांगते हैं और भूषण और फाल्गुनी उन पैसों से अपने घर के लिए एसी खरीदते हैं और वो चारों एसी में रहकर बहुत खुश होते हैं। ये हमारे घर एसी आ गई, एसी आ गई। राधा और राजू तो खुशी के मारे झूमते नाचने लगते हैं। इस तरह वो लोग हंसी खुशी से एक साथ एक सुंदर सा जीवन बिताते हैं। शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन राजनाथ चौधरी अपने परिवार संग एक बड़े बंगले में रहा करता था। उसकी फैमिली में भी बूढ़ी माँ उपासना, पिता प्रेमचंद, दादी मधुबाला, बीवी अवंतिका, छोटा बेटा निकुंज और छोटी बेटी जूही होते हैं। राजनाथ की जान अपने परिवार में बसती है। वो एक बड़ा बिजनेसमैन होने के बावजूद एक सुपर शेफ भी होता है। वो बहुत ही अच्छा खाना बनाता और उसे कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट भी होता। ओवन की घंटी बज चुके हैं, इसका मतलब केक अच्छी तरह बेक हो चुकी है। राजनाथ बेकिंग ग्लव्स पहनता है और ओवन में से केक बाहर निकालता है और उसे पाइपिंग बैग और डेकोरेटिव आइटम से सजाता है। वो डाइनिंग रूम में सारा खाना परोसता है और अपनी दादी मधुबाला की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे डाइनिंग रूम में ले आता है। अरे चीकू, तू मुझे कहाँ ले जा रहा है? जल्दी से मेरी आंखों की पट्टी उतार दे। And the surprise is here. डैन टैन।
मधुबाला पूरे डाइनिंग रूम की सजावट देख बहुत खुश हो जाती है। पूरा परिवार एक साथ मिलकर उसे उसके 70वें जन्मदिन पर बधाइयां देते हैं। हैप्पी बर्थडे दादी। हैप्पी बर्थडे माँ जी। दादी, मैंने ये सारे आपके मनपसंद पकवान बनाए हैं। आज आपका 70th बर्थडे है, इसलिए आपके फेवरेट डिशेस आपके लाडले चीकू की तरफ से। हाय मेरा चीकू, तो कितना अच्छा है। भगवान तुझे लंबी उम्र दे और खूब तरक्की भी। जुग जुग जियो मेरे लाल। शुक्रिया बेटा। सभी खाना खाने बैठते हैं और मधुबाला अपने बर्थडे केक को भी कट करती है। वाह पापा, आपने तो इतना अच्छा केक बनाया है कि बस पूछिए मत। आपने सारी बेकरीज और केक शॉप को फेल कर दिया। बेस्ट केक पापा। अरे आखिर प्रेमचंद चौधरी का बेटा है, फिर इतना मल्टी टैलेंटेड तो होगा ही ना। बट आई मस्ट से राज, खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट बना है। मैं तो कभी कभी सोच में पड़ जाती हूँ कि तुम इतना अच्छा खाना बना कैसे लेते हो। अवंतिका बहू, ये सब तो ये बचपन से सीखते आ रहा है। इतना बड़ा महल जैसा घर होने के बावजूद भी ये किचन रूम में आकर पढ़ाई करता और साथ ही साथ मुझे और बाकी सर्वेंट्स को खाना बनाते हुए देखता, और देख देख कर इसने सीख लिया। पूरे परिवार को खाना बहुत पसंद आता है और सभी राजनाथ की खूब तारीफ करते हैं और उसे शगुन भी देते हैं। राजनाथ अपनी दादी मधुबाला को एक बड़ा सा तोहफा भी देता है। उसके बाद टाइम फॉर अ सेल्फी। चलिए एक फैमिली सेल्फी लेते हैं। राजनाथ अपनी पूरी फैमिली के साथ एक सेल्फी भी क्लिक करता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सेल्फी उसके परिवार के साथ आखिरी सेल्फी होने वाली थी। अगले दिन जब राजनाथ एक बिजनेस ट्रिप पर जाता है, तभी उसका बिजनेस राइवल खुफिया तरीके से उसके घर में बॉम्ब प्लांट करवाता है और पूरा परिवार बॉम्ब ब्लास्ट में मर जाता है। जब राजनाथ ट्रिप से वापस लौटता है, तभी वो अपने घर को जलकर राख होते हुए देखता है। नहीं, मेरा परिवार, मेरी दादी, मेरे बच्चे, मेरे माँ पापा, मेरी बीवी, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया। नहीं। मिस्टर चौधरी, हिम्मत रखिए। इन्वेस्टिगेशन से कुछ ठोस सबूत हाथ नहीं लगा है। आई थिंक ये ब्लास्ट घर से ही किसी सिलेंडर ब्लास्ट या कोई और रीजन की वजह से हुआ है। पुलिस ऑफिसर्स को बॉम्ब का कोई सबूत नहीं मिलता और उन्हें ऐसा लगता है कि ये ब्लास्ट सिलेंडर के या किसी और कारण की वजह से हुआ है। लेकिन बेचारे राजनाथ की दुनिया एक पल में ही खत्म हो चुकी थी। उसकी फैमिली उसकी जान थी और आज वही उससे छिन चुकी थी। इतना ही नहीं, अब वो उसका बिजनेस भी डूब चुका था, क्योंकि उसके करोड़ों के पैसे जो उसने अपने घर की तिजोरी में रखे थे वो भी जलकर राख हो चुके थे। राजनाथ अब सड़क पर ही रहने लगता है। इतना ही नहीं, वो घास और फूस से एक छोटी सी झोपड़ी तैयार करता है और उसी में रहने लगता है। अब मुझे चीकू कहकर कौन पुकारेगा दादी? अब मुझे पापा कौन कहेगा? अवंतिका, मेरा प्यार, पापा, माँ, आप दोनों तो मेरी जान थे। एक पल में मर गया मैं भी। आप सबकी बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। राजनाथ बुरी तरह सदमे में जा चुका था, लेकिन समय के साथ वो थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है। अपना जीवन यापन करने के लिए वो गांव में नौकरी ढूंढने लगता है। अखबारों में ये न्यूज़ छपने लगती है कि कैसे इतना बड़ा बिजनेसमैन इतना गरीब बन चुका है। अरे ये देखो कौन मेरे पास नौकरी मांगने आया है? इतना बड़ा बिजनेसमैन राजनाथ चौधरी। लेकिन अफसोस, अभी ये अमीर नहीं रहा। इसकी हालत तो बद से बदतर हो चुकी है। अब तो ये हमसे भी ज्यादा गरीब हो चुका है बेचारा। राजनाथ जहां कहीं भी जाता सभी उसे ताने कसते और उसे बुरा भला बोलते हैं। उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो इस हालत में था कि वो किसी को कुछ भी नहीं बोल पाता। राजनाथ पूरे एक हफ्ते तक गांव में जगह जगह पर जाकर नौकरी ढूंढता है, लेकिन लोग इतने बुरे होते हैं कि वो उसे जानबूझकर नौकरी नहीं देते। हर तरफ से ठोकर खाने से राजनाथ बहुत टूट जाता है और वो एक ब्रिज पर अपनी जान देने जाता है। अरे मुझे नहीं जीना। मैं यहाँ इस दुनिया में अकेले नहीं रह सकता। मुझे भी मेरे परिवार के पास जाना है। राजनाथ अपनी जान देने जा ही रहा होता है कि तभी उसे एक बूढ़ा आदमी रोक लेता है। वो और कोई नहीं, उसके पड़ोसी देवेंद्र चाचा होते हैं। अरे राजू,
राजू, ऐसा मत कर बेटा, उतर जा नीचे। अगर तू ऐसा कदम उठाएगा तो तेरे परिवार वालों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तू ऐसा मत कर बेटा, जिंदगी भगवान का तोहफा है। तेरी पूरी फैमिली तुझे जीवन में सफल होते हुए देखना चाहती है। तुझे तेरे परिवार का वास्ता, तू अपनी जान नहीं देगा बेटा। राजनाथ भावुक हो जाता है और देवेंद्र चाचा के गले लगकर फूट फूट कर रोता है। देवेंद्र चाचा उसे अपने घर पर आसरा देते हैं और अब राजनाथ अपना एक ढाबा खोलने का तय करता है। एक ढाबा? जी हाँ देवेंद्र चाचा, एक ढाबा। मैं अपनी फैमिली की याद में एक ढाबा खोलूंगा जिसका नाम चौधरी फैमिली ढाबा होगा, और वहां पर सभी फैमिलीज को मैं प्यार से खाना खिलाऊंगा और उन सभी के साथ अच्छा वक्त गुजारूंगा। बहुत अच्छा सुझाव है बेटा। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बच्चे। राजनाथ ढाबा खोलता है और उसका नाम चौधरी फैमिली ढाबा होता है, जहां पर फैमिलीज खाना खाने आती हैं और राजनाथ सभी फैमिली मेंबर्स के गले में वरमाला पहनाता है और उनकी आरती उतारकर उनका अपने ढाबे में स्वागत करता है। अरे सच में इस फैमिली ढाबे की बात ही कुछ और है। राजनाथ भाई साहब, अब भले ही आपने अपनी फैमिली खोई है, लेकिन इस ढाबे के जरिए आप हर रोज कई सारी फैमिलीज का हिस्सा बन जाओगे और सभी को अपने हाथ के बने स्वादिष्ट खाने से खुश करोगे भाई। धन्यवाद। आपकी कही गई हर एक बात मेरे लिए खूब मायने रखती है। आप भी मेरे ग्राहक नहीं, मेरी फैमिली ही हो। राजनाथ ढाबे में अपनी फैमिली का फोटो फ्रेम लगाकर रखता है और वो रोजाना उन सबको याद करते हुए खाना बनाता है। धीरे धीरे पूरे गांव में राजनाथ का फैमिली ढाबा फेमस हो जाता है और वो ढेर सारे पैसे कमाने लगता है। और कुछ ही महीनों बाद वो एक बड़ा रेस्टोरेंट भी खोलता है, लेकिन हमेशा अपनी फैमिली को अपनी यादों में कायम रखता है। मैं आप सबको बहुत याद करता हूँ। आप लोगों के बिना इस दुनिया में जीना नहीं है। हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक सेकंड मेरे लिए मुश्किल से भी कई गुना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं जानता हूं दादी, जूही, निकुंज, माँ, पापा, अवंतिका, आप सब मेरे साथ ही हो हमेशा। आई लव यू माई फैमिली, मिस यू सो मच। राजनाथ फिर से जीवन में भरपूर तरक्की करता है और इंडिया के सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट चेन ओपन करने वाला पहला आदमी बन जाता है।